सूट, अपील, रिवीजन ओरिजिनल। सब। ओरिजिनल सूट पे भी, सब पे। ओरिजिनल सूट मतलब जो सूट फाइल किया, आप क्या सेम मैटर पे सूट फाइल आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो यही तो पॉइंट था। अपील और हाँ। अपील और रिवीजन पे क्यों अप्लाई हो रहा है? अपील पे क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि अपील को कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। सूट का कंटिन्यूएशन ही अपील होता है। समझ रहे हो ना? सूट कंटिन्यू हो गया अपील में। ठीक है, सूट पे तो अप्लाई लिखा तो है, स्टे ऑफ सूट। तो सूट में तो क्लियरली लिखा ही हुआ है सूट। तो ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर का कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से मत समझो क्या लिखा है। स्टे ऑफ सूट का बेसिक मतलब क्या होता है वो पता है ना। बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये हो गई तुम्हें कि अपील पे भी एप्लीकेबल होता है। तो ठीक है, ये चीज याद रखना कि अपील और एप्लीकेशन पे भी, अपील और रिवीजन पे भी एप्लीकेबल होगा। यस ठीक है। मैम। हम्म। चलो अब बताओ क्या करना है। सेक्शन 25, 26, 27 ये हम लोगों ने पहले भी किया है और अच्छे से ही किया है। पर फिर भी अगर करना चाहते हो तो हम लोग कर लेते हैं। किसी पता नहीं किसी ने पूछा था, पता नहीं कौन था वो। मैम केसेस करवा दीजिए आप डायरेक्ट। केसेस करवा दो। ठीक है, केसेस करवा देते हैं। तो हमारे 2 केस लिमिटेशन में रह गए थे ना। यस मैम। ठीक है, नाम बताओ केस का। संपूर्ण सिंह वर्सेस निरंजन कौर। हम्म। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। दोबारा भेज रही हूँ। संपूर्ण सिंह वर्सेस नीरज, बहुत छोटा ही केस है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। देखो, इस केस में फाइनली एक्नॉलेजमेंट पे अगर आपको क्वेश्चन आता है लिख करने के लिए, तो एक्नॉलेजमेंट पे ये केस डाल देना। सेक्शन 18 पे तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए आता है तो सेक्शन 18 पे ये डाल देना है। एक्नॉलेजमेंट इज गिवन इन सेक्शन 18। और हमने सेक्शन 18 अभी डिस्कस कर ही लिया था कि एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, कब होता है एक्नॉलेजमेंट, कब करना जरूरी है। प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर होने से पहले की बाद में भी कर सकते हैं। पहले। पहले करना जरूरी है। तो यही मेन इसमें ना डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट का रहा है। देखो फाइनली तुम पढ़ोगे लास्ट पैराग्राफ जो है दैट इज रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस केस में, संपूर्ण सिंह वर्सेस श्रीमती निरंजन कौर का केस जो है, इसमें आपको यही लिखना है एग्जाम में। सेक्शन 18 पे आता है क्वेश्चन, सेक्शन 18 को अच्छे से लिखना है। फैक्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अगर फैक्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की बात की जाएगी। सेक्शन 18 में वर्ड प्रेस्क्राइब पीरियड लिखा है ना, तो इसी की बात की नो जाएगी। मैम, जैसे ठीक एंड है। में लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पीरियड ऑफ लिमिटेशन की एक्सपायरी से पहले। नहीं नहीं, वो कहाँ लिखा है ऐसा? लाइन लाइन बताओ मैम कौन सी लाइन। केस के अंदर लास्ट पैराग्राफ। ना पढ़ते हैं। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी हैज टू बी मेड प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हाँ ठीक है, इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा है लेकिन आप प्रेस्क्राइब पीरियड लिखोगे। ठीक है, यही याद रखना है। प्रेस्क्राइब पीरियड लिखोगे, जो तुम्हारे बुक में है वो लिखो ना, वो पॉइंट लिखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। प्रेस्क्राइब पीरियड लिख देना और ब्रैकेट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी डाल सकते हो तुम। वैसे दोनों का मतलब डिफरेंट है, बट फिर भी हो सकता है कि ठीक है कॉपी चेक करने वाले को कुछ समझ आए, तो इसलिए आप दोनों भी डाल सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बेयर एक्ट, अब हम इसको कैसे, मतलब क्या पता इसने बहुत अच्छे से लिखा ना हो या जो भी है। पर ओके सेंस मैम, वही ओके। है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का कि जो दिया हुआ है तुम्हारा, जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फाइनली यही कहती है कि एक्नॉलेजमेंट जो भी किया जा रहा है लाइबिलिटी का, इट हैज टू बी मेड प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। एंड इफ लिमिटेशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, मान लो लिमिटेशन एक्सपायर हो गया, तो ये रिवाइव नहीं हो जाएगा, वो इट वुड नॉट रिवाइव अ सूट। ठीक है। तो लिमिटेशन अगर एक्सपायर हो गया उसके बाद एक्नॉलेजमेंट किया तुमने, तो सेक्शन 18 के तहत सूट रिवाइव नहीं हो पाएगा। समझ आई? एक्सपायरी से पहले ही एक्नॉलेज करो ना कि लाइबिलिटी बनती है तुम्हारी, तो ठीक है। तो वहां से जिस दिन तुम एक्नॉलेज करोगे राइटिंग और साइन करके, उस डेट से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन तुमने अगर एक्सपायरी के बाद किया उसको एक्नॉलेज, तो इससे नहीं रिवाइव होगा सूट। सूट तो अब डिसमिस होगा ही होगा क्योंकि प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया। ठीक है। तो यही बोला है कि इट इज ओनली ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन,
इफ एनी डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड वर्ड किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि राइटिंग और साइंड में होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट, उसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है या प्रेस्क्राइब पीरियड अभी सबसिस्टेंस में है, तभी डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट किया है, तभी राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट दिया गया है। इफ somebody is giving a document or forming or making a document related to acknowledgement of debt, तब क्या होगा, लिमिटेशन वुड बी रिवाइव्ड अफ्रेश। तो जिस दिन वो एक्नॉलेज करेगा उस दिन से लिमिटेशन रिवाइव कर जाएगा। तो दिस इज द केस ऑन सेक्शन 18। तो ये मेन क्रक्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है। बाकी तुमको एक बार पढ़ लेना चाहिए फैक्ट में ये है कि एपेलेंट जो है, एपेलेंट परचेज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ईयर 1959 फ्रॉम द ओरिजिनल मॉर्गेजर बाय सेल डीड। एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है, ठीक है। तो मॉर्गेजर की कोई प्रॉपर्टी थी, उसको एपिलेंट ने खरीदा था 1959 में, ठीक है, सेल डीड के थ्रू। बोला 1960 में, 1959 में खरीदा है और 1960 में ओरिजिनल मॉर्गेजी, मॉर्गेजर मैंने बताया मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी सोल्ड हिज राइट बाय रजिस्टर्ड डीड टू रिस्पोंडेंट। मॉर्गेजी ने अपना राइट जो है ना वो रिस्पोंडेंट को बेच दिया। मतलब कौन सा राइट, कौन सा राइट बेच दिया होगा, एज अ मॉर्गेजी जो उसको राइट मिला था वो रिस्पोंडेंट को बेच दिया है, प्रॉपर्टी नहीं बेची है, ठीक है, समझ आया। बिकॉज ओरल मॉर्गेज ऑफ सेड मोल प्रॉपर्टी वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1893 इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये मॉर्गेज कब हुआ था, ओरल मॉर्गेज हुआ है, कब हुआ है, 1893 में हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पहले ही मॉर्गेज हो चुका है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो चुकी है, उसके एवज में पैसे ले चुका है मॉर्गेजर। उसके बाद मॉर्गेजर वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है और मॉर्गेजी क्या करती है, अपने राइट्स को रिस्पोंडेंट को सेल कर देती है। नाउ द एपिलेंट मतलब द परचेजर मैं एक बार ये फाइल्ड, फैक्ट दोबारा बताना। देखो सबसे पहले इसमें याद रखना कि देयर वाज अ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी and there was a mortgage, there was a oral mortgage which was executed in 1893। ऐसे तुमको लिखना है कि एक मॉर्गेजर था, मॉर्गेजी थे, और एक ओरल मॉर्गेज हुआ था जो कब एग्जीक्यूट हुआ था, 1893 में एग्जीक्यूट हुआ था, राइट, यही था ना। हाँ, ओरल मॉर्गेज ऑफ सेड इमोल प्रॉपर्टी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1893, ठीक है, वो हुआ था। तो उसमें क्या, देखो एक मॉर्गेजर था, एक मॉर्गेजी था। अब क्या हुआ, मॉर्गेजर ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया एपिलेंट को, और मॉर्गेजी ने अपने राइट को सेल कर दिया किसको, रिस्पोंडेंट को। समझ में आया, ये बात हुई, ठीक है। अब एपिलेंट ने सूट फाइल मैम किया ये है। पॉइंट नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया, यही वाला किसने किसको क्या कर दिया। पहले तो दो पार्टी मॉर्गेजर मॉर्गेजी समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में मॉर्गेज वो होता है, मॉर्गेज करते हैं वो प्रॉपर्टी को ओरल मॉर्गेज के थ्रू, ठीक है, ओरली करते हैं वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज, ठीक है, ओरल मॉर्गेज हुआ था, ठीक है, कोई रिटर्न में नहीं था प्रूफ उनके पास। तो क्या हुआ, उसके बाद मॉर्गेजर ने ठीक है प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, तो क्या वो सेल नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। समझ आई, वो किसी और को, समझ आया, वो किसी और को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। अब क्या होता है, मॉर्गेजी ने अपना राइट सेल कर दिया दूसरे को। मॉर्गेजी जो है, मॉर्गेजी को जो राइट था ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या जो भी उसका राइट था उस मॉर्गेज में, उसने वो राइट सेल कर दिया रिस्पोंडेंट को, ठीक है, दूसरे पार्टी को। समझ रहे हो, चार लोग इसमें आ गए, समझ आया अभी, यस मैम, यस मैम। चार लोग हो गए, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, एपिलेंट रिस्पोंडेंट। मॉर्गेजर मॉर्गेजी पिक्चर से चले जाएंगे, फिर एपिलेंट और रिस्पोंडेंट पिक्चर में आ जाएंगे, वो दो नए लोग जिनको राइट सेल किया गया है, ठीक है। तो देखो एपिलेंट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी कब वो परचेज करता है, 1959 में, फ्रॉम ओरिजिनल मॉर्गेजर। ओरिजिनल मॉर्गेजर से एपिलेंट जो है प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 1959 में। उसके बाद बोलता है 1960 में, 59 में इसने परचेज कर लिया मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल डीड से। 1960 में बोलता है ओरिजिनल मॉर्गेजी सोल्ड हिज राइट बाय रजिस्टर्ड डीड टू रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो 1960 में ओरिजिनल मॉर्गेजी ने अपना राइट को रिस्पोंडेंट को सेल कर दिया, ठीक है। रिस्पोंडेंट बिकॉज ओरल मॉर्गेज ऑफ सेड इमोल प्रॉपर्टी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1893 इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो बोल मैम रहा है वैसे कि मॉर्गेजी अपना राइट सेल नहीं कर सकता ना। नहीं, अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं कर सकता, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी भी तो होते हैं, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं अपना राइट सेल,
जैसे अब ओके उसने मैम। भी किसी से मान लो आगे पैसा लिया, तो वो बोलेगा ना कि ठीक है, उसने मुझसे पैसे लिए तो आप उससे अब ले लेना जो भी आपका पैसा है, ठीक है। अब क्या होता है, एपिलेट जो होता है वो सूट फाइल करता है 1980 में फॉर द पोजेशन ऑफ सेड इमूवल प्रॉपर्टी। बोलता है मेरा पोजेशन दिला दो, मुझे पोजेशन दिला दो। अभी पोजेशन इसके पास नहीं है, एपिलेंट के पास, परचेजर के पास पोजेशन नहीं है। नाउ द रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट राइट टू रिडीम, राइट टू रिडम्पशन किसका राइट होता है, मॉर्गेजर का कि मॉर्गेजी का? रिडीम कौन करता है मॉर्टगेजर का मैम। प्रॉपर्टी को? मॉर्गेजर का। तो रिस्पोंडेंट का ये कंटेंशन था कि राइट टू रिडीम अक्रूड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मॉर्गेज। बोला जिस दिन मॉर्गेज हुआ ना तब से राइट टू रिडीम रिडम्पशन आपको मिल गया था। एंड अंडर लिमिटेशन एक्ट इट एक्सपायर्स ऑन 1953। और राइट टू रिडम्पशन तो ऑलरेडी एक्सपायर कर गया आपका अंडर लिमिटेशन एक्ट 1908। हम कौन सा लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, 1963, और उस वक्त की बात है, 1908 की बात है। तो बोला 1908 लिमिटेशन एक्ट के अंदर तो आपका राइट टू रिडम्पशन एक्सपायर हो चुका है, आपको कैसे मिल सकती है प्रॉपर्टी? समझ आई बात? परचेजर बोल रहा है कि आप मुझे प्रॉपर्टी दो, हम पैसा दे देंगे, हमको रिडीम करना है वो प्रॉपर्टी। समझ आई बात? उसने बोला नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिडीम करने का जो राइट था, जो टाइम था, वो एक्सपायर कर चुका है। तो इट एक्सपायर्ड ऑन 1953। बोला सो द सूट फाइल्ड इन 1980 वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। बोला 1980 में आप सूट फाइल कर रहे हो, ये लिमिटेशन से बार्ड है, ठीक है। तो एप्लेंट टुक द प्ली दैट, अब एप्लेंट का प्ली आया कि रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेज पंजाब एक्ट 1930 के केस में, उसके अकॉर्डिंग बोला एपिलेंट ने, टुक द प्ली दैट अंडर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज पंजाब एक्ट इन केस ऑफ ओरल मॉर्गेज till the limitation act 1963 came into force there was no period of limitation। बोला कि देखिए हमारा जो रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज एक्ट है पंजाब का, वो कहता है कि जब तक लिमिटेशन एक्ट नहीं पास हुआ है तब तक कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा ओरल मॉर्गेज के ऊपर। तो हमारे ऊपर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन था ही नहीं कभी, ठीक है। 1963 में लिमिटेशन एक्ट आया, तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन भले ही काउंट होगा, उससे पहले तक हमारा कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन में फॉल ही नहीं करता था अकॉर्डिंग टू मॉर्गेज पंजाब एक्ट, मतलब रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेजेस पंजाब एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोला कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं था। एंड राइट टू रिडम्पशन अक्रूड ओनली आफ्टर द एक्ट केम इनटू फोर्स। कौन सा एक्ट? 1963 वाला एक्ट जब आया तब से हमारा राइट ऑफ रिडम्पशन अक्रू हुआ है, उससे पहले तो राइट ऑफ रिडम्पशन के लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं था। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम लिमिटेशन पीरियड में फाइल कर रहे हैं। अब समझ आया ये केस? शुरुआत कैसे करना है कि एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है, दोनों के बीच में ओरल मॉर्गेज हुआ है, और इसी बीच में क्या होता है कि मॉर्गेजर जो होता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है एक थर्ड पार्टी को, और वही एपिलेंट बनता है। और मॉर्गेजी भी अपने जो राइट है अंडर द मॉर्गेज, वो राइट सेल कर देता है रिस्पोंडेंट को। अब मॉर्गेजर क्या करता है कि मॉर्गेजर ने सूट फाइल किया 1980 में कि मुझे प्रॉपर्टी रिडीम करना है, तो रिडम्पशन का सूट फाइल किया कि आई वांट टू रिडीम द प्रॉपर्टी। लेकिन रिस्पोंडेंट जो है वो कहता है यू कांट रिडीम द प्रॉपर्टी बिकॉज योर लिमिटेशन पीरियड हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1908। तो बोलता है नहीं, लिमिटेशन एक्ट 1908 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वी हैड रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज पंजाब एक्ट 1913 एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट कोई लिमिटेशन हम पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा था जब तक कि लिमिटेशन एक्ट 1963 नहीं आया पिक्चर में। तो जब लिमिटेशन एक्ट 1963 पिक्चर में आ गया तब से हमारा लिमिटेशन भले ही काउंट होगा, उससे पहले कोई लिमिटेशन हम पे एप्लीकेबल नहीं था उस पंजाब एक्ट, वो रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज पंजाब एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लिमिटेशन में फाइल कर रहे हैं, हम पे एप्लीकेबल वो नहीं था। समझ आई बात? दिस इज द मैम फैक्ट। सिविल एक्ट तो वो होते हैं ना, बैक डेट से भी अप्लाई होते हैं सिविल एक्ट तो, क्रिमिनल एक्ट नहीं अप्लाई होते, बट सिविल एक्ट तो बैक पर ये रेट्रोस्पेक्टिव मेंशन इफेक्ट होते हैं होना ना। नहीं 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 नहीं, हाँ, बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब होगा जब बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा, मतलब मेंशन होगा उसमें। समझ आई बात? ऐसे नहीं अपने मन से एप्लीकेबल होगा। जब अगर ओके क्लियरली मैम ओके। इनैक्टमेंट बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इस एक्ट का, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, हर कंडीशन में नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा? देखो क्वेश्चन क्या बना कि वेदर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड रिवाइव फ्रॉम 11 जनवरी 1960 ऑन द डेट द ओरिजिनल मॉर्गेज सोल्ड हिज मॉर्गेजी राइट, क्या तब से रिवाइव कर जाएगा? दूसरा, वेदर सूट फॉर रिडम्पशन इज बार्ड बाय टाइम, क्या बार्ड बाय टाइम था उसका सूट? सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द अबव प्ली।
और सुप्रीम कोर्ट का कहना है रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज पंजाब एक्ट हैज नो कोरिलेशन विद पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, बोला कि पंजाब एक्ट का कोई कोरिलेशन नहीं है पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। ये सब तुम्हें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मेन क्रक्स लिखना है। ये इस तरीके का फैक्ट आता है तब भी मेन क्रक्स ही लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। लेकिन ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ लो तो यही बोलता है क्योंकि फिर तुम्हारा 2 टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 और 2 तो तुम छोड़ोगे ही नहीं और 2 ही क्वेश्चन आना है। टॉपिक नंबर 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 25, 26, 27 तो फंसने का चांस है। 1 और 2 बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो तुम इसमें फंसोगे नहीं। समझ आई बात? तो ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज एक्ट विद लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बोला कि रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज एक्ट जो है पंजाब का, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है पीरियड ऑफ लिमिटेशन से in case of what redemption of mortgages, and that even in any case when the period of limitation expired in 1953 and the suit filed in 1980 is barred by limitation। ठीक है, बोला यहाँ पे मॉर्गेज रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज पंजाब एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका कोई रोल नहीं है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के केस में। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया और बोला कि इवन in any case when the period of limitation expired and the suit filed in 1980 is barred by limitation। ये जो है वो सही बोल रहा है कि it will be barred by limitation, लिमिटेशन से barred होगा वो। ठीक है, बोला right of redemption accrues from the very first date unless restricted under the mortgage deed। जब तक mortgage deed में कुछ नहीं लिखा है तो समझ रहे हो ना कि आप यहाँ तक नहीं कर सकते हो रिडीम इतने टाइम पीरियड तक। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मॉर्गेज डीड में तो रिडम्पशन का राइट कब से शुरू हो जाता है? फर्स्ट डेट जब से आपने मॉर्गेज शुरू किया, मॉर्गेज में एंटर किया, मॉर्गेज डीड जब से साइन किया। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मॉर्गेजर के पास राइट है वो रिडीम करने का प्रॉपर्टी फ्रॉम द वेरी डेट जब मॉर्गेज एग्जीक्यूट हुआ। तो बोला कि देयर वाज नो सच रिस्ट्रिक्शन, हेंस द राइट अक्रूड फ्रॉम द डेट व्हेन ओरल मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड। 1893 से ही उसका राइट अक्रू कर गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनली बोला कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर है ये सूट, वो फाइल नहीं कर सकता। और जो भी वो एक्ट का रेफरेंस जो दे रहा है ना, वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर इस केस में। सो दिस इज द केस। समझ आ गया? सुप्रीम को आप डिटेल में इसको केस को पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ो, बट यू डू नॉट हैव टाइम, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुमको पता ही चल गया फैक्ट का कि ये है कि वो पर्टिकुलर एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं हुआ। और देखो अब मैं एक और बात बताती हूँ, इसमें बिल्कुल भी वो बना के नहीं पूछेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर पूछे भी तो तुमको कोई भी केस अगर 18 पे आता है तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम बेस्ड आता है तो इतना ध्यान रखना है कि क्या एक्सपायरी से पहले उसने एक्नॉलेज किया है राइटिंग में या नहीं किया है। ठीक है, और राइटिंग में एक्नॉलेज किया है लेकिन डेट नहीं डाला है तो उस केस में आपको याद रखना है कि डेट जो है ओरल एविडेंस से दिया जा सकता है, मतलब डेट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो बस यही याद रखना है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैम इसमें डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन कहाँ पर हुई है? डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन कहाँ पर हुई है यहाँ पर? कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रही हो? एक्नॉलेज करने के लिए मैम कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना? नहीं, इसमें पूरा केस नहीं है ना नेहा, ये पूरा डिटेल में थोड़ी केस है जो तुम्हें पता चलेगा कहाँ डॉक्यूमेंट ओके एग्जीक्यूशन। मैम, ये तो ओके शॉर्ट में है ना। ओके। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल शॉर्ट में इतना तुम लिखोगे, बस इतना ही पॉइंट है कि दिस इज द मेन क्रक्स कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा। अब वो तो डिटेल में देखना पड़ेगा कहाँ किसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया यस है मैम, ना, गॉट ये इट। डिटेल में। हाँ, तो आप इतना ही लिखो ना। आपको 18 पे आए क्वेश्चन तो 18 लिख देना अच्छे से एक्सप्लेन करके, और आ ही सकता है क्योंकि लिमिटेशन में 2 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम 3 चॉइस तो वो देंगे ना, मतलब देंगे ही कम से कम 3 चॉइस। तो 3 चॉइस अगर देते हैं तुमको तो वो 3 चॉइस में आ जाएगा टॉपिक नंबर 1 जो हम लोगों ने 5 भी किया है, 3 भी किया है अच्छे से, और टॉपिक नंबर 2 में 12 किया ही है। सेक्शन 12 क्या कहता है कल बताया था, जल्दी से बताओ ऊपर ऊपर से क्या कहता है। एक्सक्लूड हो जाता है, डिग्री की कॉपी लेने में जो टाइम लगता है वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा, तो वो उससे क्वेश्चन आ सकता है, या 18 से आ जाएगा तो संपूर्ण सिंह वाला क्वेश्चन आंसर कर लेना है, यही वाला आंसर लिख देना है। ठीक है ना। लिमिटेशन तुम्हारा ये 2 टॉपिक कर लिया तो समझो हो ही जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 3 तो उनको ऑप्शन देना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग एक जो और केस बच गया है, फिर भी इन केस वो अगर करना है, मतलब वो अगर उसको आंसर करना है तो वो भी एक केस हम लोगों को देख लेना चाहिए।
अगर टॉपिक 2 में से सिर्फ सेक्शन 12 और सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो इतना से हो जाएगा या फिर और भी करना पड़ेगा सेक्शन 2 में? जैसे जैसे सिलेबस में 19 भी दिया हुआ है, 21 भी दिया हुआ है। 19 और 21 बेयर एक्ट पढ़ लो ना एक बार। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस पे क्वेश्चन आना है, जैसे टॉपिक नंबर 2 से 12 और 18 पे ही क्वेश्चन आएगा वो, ठीक है। बट अगर फिर भी क्वेश्चन आ जाता है किसी और पे, तो क्या करना है उस केस में? एक ही तरीका होता है। तरीका ये है कि बाकी को आप बेयर एक्ट से बस प्रोविजन ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि ठीक है 19 क्या कहता है, ठीक 21 क्या कहता है, ऊपर ऊपर से तो पता होगा ही 21 क्या कहता है। कि अगर कोई हमने सूट इंस्टीट्यूट किया और नया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट किया, ऐड किया है, तो क्या होगा? द सूट शैल एज रिगार्ड हिम बी डीम टू हैव इंस्टीट्यूटेड। तो उसके रिगार्डिंग तो कब माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूटेड? सूट इंस्टीट्यूट हुआ है जब उसको आपने ऐड किया है, पार्टी बनाया है। ये पॉइंट नहीं याद रहेगा क्या? स्नेहा वाज आस्किंग। नो मैम, क्लियर, इट्स क्लियर। हेलो, आवाज आई मेरी? यस। यस मैम। ठीक है ना? तो देखो बाकी जो छूट रहा है उसका मतलब ये नहीं है वो ब्लैंक छोड़ दो एकदम। अरे कुछ तो पॉइंट पता ही चलना चाहिए, 21 क्या कहता है इतना तो पता होना चाहिए, ताकि अब कुछ ना फंसो। हो सकता है टॉपिक नंबर 2 में सब टॉपिक डब बना के पूछ ले, दो तीन क्वेश्चन कम कम नंबर के, फिर क्या करोगे? तो इस तरीके से तैयार रखो अपना। पर हाँ ये है कि 12 और 17 को, 12 और 18 को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना टॉपिक नंबर 2 में। मतलब उससे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब 90% चांस है, 10% इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। यस मैम। हम्म। ये क्या 3 फ्रॉम लिमिटेशन एंड 2 फ्रॉम सीपीसी, ये क्या है? दो क्वेश्चंस लिमिटेशन से अटेम्प्ट करना है और 3 क्वेश्चन सीपीसी से अटेम्प्ट करना है। 3 लिमिटेशन से थोड़ी करना है। चलो ठीक है। अब और दूसरा केस कौन सा था? राजेंद्र सिंह वर्सेस शांता मैम सिंह। ठीक है। देखो राजेंद्र सिंह वर्सेस शांता सिंह का केस तब लिखोगे तुम जब तुमको एकदम अंडरस्टैंडिंग है सेक्शन 27 की। ठीक है। तो सेक्शन 27 के अच्छे से, क्योंकि सेक्शन 27 पे ये केस है। सेक्शन 27 की किस चीज की बात करता है? एडवर्स पोजेशन की बात करता है। और दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट लिमिटेशन बार द रेमेडी एंड नॉट राइट। दिस इज द जनरल रूल। उसका एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 27। इट सेज दैट लिमिटेशन बार द रेमेडी एज वेल एज राइट। यहाँ पे राइट भी बार हो गया है। ठीक है। सेक्शन 27 इज एडवर्स पोजेशन और सेक्शन 25 और 26 जो है वो कैसे है? पोजेशन बाय प्रिस्क्रिप्शन। वहां पे प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू पोजेशन मिल रहा है, 20 इयर्स तक यूज किया तो अब प्रॉपर्टी उसकी हो गई। प्रिस्क्रिप्टरी राइट कहते हैं उसको। और यहाँ पे पोजेशन, एडवर्स पोजेशन बोलता है कि कि प्रॉपर्टी जो है, क्या बोला है? व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 27? at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit and it is applicable on the suit for possession of property। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट पे ही एप्लीकेबल है। और कैसी कैसी प्रॉपर्टी? मूवेबल की इमूवेबल? एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है। ठीक है ना? तो 27 जो है इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो एडवर्स पोजेशन के क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? जल्दी से बताओ फिर केस करते हैं। जब भी 27 पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही बोलोगे कि 27 में दिया हुआ क्या है। तो क्या दिया हुआ है? एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड देयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर लेना है तो उसके लिए टाइम लिमिट दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में, उसमें आप सूट फाइल कीजिए, आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाएगा। बट अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर कर गया और आप प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं ले पाए, तो वो टाइम लिमिट जब एक्सपायर कर जाएगा तो उसके डिटर्मिनेशन पे क्या होगा? His right to such property shall be extinguished। तो आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, रेमेडी नहीं, राइट ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इन्फोर्स तो तुम नहीं करा सकते हो क्योंकि अब राइट ही एक्सटिंग्विश हो गया।
ठीक है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है उसके अंदर अंदर सूट फाइल करना चाहिए फॉर गेटिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ अ पर्सन इज नॉट फाइलिंग अ सूट विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड for getting the possession of property, then his right on such property will be extinguished. This is given in section 27. ठीक है। तो यही, और दूसरा पॉइंट लिखना कि मैंने भेजे भी है नोट्स इस पे, उसी से पॉइंटर्स बना लो। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि लिमिटेशन रेमेडी को बार करता है, दिस इज द जनरल रूल, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, ये राइट को बार नहीं करता, बट 27 जो है एक्सेप्शन हो गया इस रूल का। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, दिस सेक्शन लेज डाउन द रूल ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। एक तरीके से ये सब्सटैंटिव लॉ बता रहा है, दिस इज अ सब्सटैंटिव लॉ। हमने क्या पढ़ा था लिमिटेशन के बारे में, प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है? लिमिटेशन कैसा लॉ है, प्रोसीजरल या सब्सटैंटिव? ये प्रोसीजरल बता। प्रोसीजरल हाँ, सेक्शन 27 इज ऑफ सब्सटैंटिव नेचर। सेक्शन 27 जो है वो सब्सटैंटिव, क्योंकि कहते हैं इसको प्रोसीजरल है या एडजेक्टिव लॉ भी है। देखो, प्रोसीजर मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर हो, एडजेक्टिव का मतलब प्रोसीजर और सब्सटैंटिव पार्ट दोनों मिक्स होता है तो एडजेक्टिव बन जाता है वो। तो है तो वैसे एडजेक्टिव, तो क्योंकि पर ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजरल इसमें एस्पेक्ट है तो इसलिए प्रोसीजरल लॉ कहते हैं इसको। बट सेक्शन 27 इज सब्सटैंटिव, रूल ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है। इसमें बोला जाता है कोई भी ओनर है प्रॉपर्टी का और उसकी प्रॉपर्टी किसी ने इंक्रोच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इंक्रोच कर लिया किसी ने उसकी प्रॉपर्टी को, तो नाउ ही हैज टू फाइल अ सूट फॉर गेटिंग पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन पीरियड में। अगर वो नहीं फाइल करेगा तो हिज टाइटल विल एक्सटिंग्विश। ठीक है। बट ये दिस इज कन्फाइंड टू सूट फॉर पोजेशन एंड डज नॉट अप्लाई टू सूट फॉर बाय मॉर्गेज। ये सिर्फ सूट फॉर पोजेशन वाले केस में ही एप्लीकेबल होगा, किसी और केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 27 कहता है कि इट इज नॉट ओनली द ओनरशिप ऑफ वन पर्सन इज एक्सटिंग्विश्ड। इससे सिर्फ ओनरशिप एक्सटिंग्विश नहीं हो रहा कि एक का ओनरशिप खत्म हो गया, दूसरा ओनरशिप एक्वायर भी कर लेता है। अगर लिमिटेशन पीरियड में ओनर ने केस फाइल नहीं किया पोजेशन के लिए तो उसका ओनरशिप तो खत्म होगा ही होगा, दूसरे को ओनरशिप मिल जाएगी एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे। पोजेशन उसका था नहीं, बट ही हैज एक्वायर्ड और इनक्रोच द प्रॉपर्टी एंड नाउ ही इज रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी एंड द ओनर हैज नॉट फाइल्ड अ सूट टू एविक्ट हिम। अब क्या होगा, तो एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो ओनरशिप मिल जाएगा। तो एसेंशियल क्या हो गया कि एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए कोई पर्सन, एंड पोजेशन मस्ट बी एडिक्वेट इन कंटिन्यूटी। बोलता है पोजेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और पब्लिसिटी में भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि इस ये जो व्यक्ति है वो यहाँ पे रह रहा है, एक्चुअल पोजेशन है इसका, ठीक है, और उसका इंटेंशन भी होना चाहिए प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। ठीक है। अगर लॉफुल टाइटल से आपके कोई लॉफुल ओनर ही है तो उसमें कौन सा एडवर्स पोजेशन, उसका तो है ही राइटफुल पोजेशन। तो लॉफुल मतलब लॉफुल टाइटल से वो पोजेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो उसको खाली कराना चाहता है उसका इमीडिएट पोजेशन के लिए वो एंटाइटल होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर मस्ट बी नोटिस और नॉलेज ऑफ पोजेशन, कि ओनर को नोटिस, ओनर को पता ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी में कोई रह रहा है तो वो एडवर्स पोजेशन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, वन ऑफ द एसेंशियल, कि ओनर को नोटिस और नॉलेज भी होना चाहिए पोजेशन का, ठीक है। मैम मैम एक बार दोबारा से प्लीज समराइज कर देंगे, ये थोड़ा सा चीजें स्किप हो गया। किसने पूछा? मैंने आपको भेजा हुआ है नोट्स, ठीक है, लास्ट में भेजे है ना 25, 26, 27 पे। तो 20 देखो ना, ये दिस वन। मैम जो ये एडवर्स पोजेशन की कंडीशंस है, मिला सबको वो पेज मिला, पेज वो हमने नंबर 25 से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? क्या एडवर्स पोजीशन का कंडीशन, ये इसी से लिया गया है। ये ना बहुत सारे वेरियस केस लॉज आते हैं ना, उसमें बताया जाता है, तो ऐसे करके वो बताया गया है कि ये होना जरूरी है एडवर्स पोजीशन के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से पता चलता है नेहा, अगर कुछ नहीं है, या कमेंट्री से। कमेंट्री कहाँ से? कमेंट्री में क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा ना जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एडवर्स पोजीशन के मामलों को देखते हुए। समझ आई बात? जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं, वो प्रिंसिपल्स कहाँ लिखा हुआ है, वो केस में लिखा हुआ है, तो उसको आप जब भी टॉपिक पढ़ते हो वो प्रिंसिपल भी आप पढ़ लेते हो। तो इन द सेम वे ये रूलिंग, ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से आता है कि ये होना जरूरी है, तो वो लिख दिया कि ये भी होना जरूरी है। एक केस की बात नहीं है, वेरियस केस में वेरियस ग्राउंड्स दे देते हैं, अलग अलग चीजें निकल के आती है, तो वो सब मिला के ये सब बोल दिया गया है
कि एडवर्स पोजीशन के लिए देखिए इतनी चीज तो जरूरी है, सामने वाला व्यक्ति पोजीशन में होना चाहिए, कंटिन्यूअस पोजीशन में होना चाहिए, पब्लिक की नजर में होना चाहिए, कोई छुपा के वो पोजीशन में नहीं रह रहा हो, उसका इंटेंशन भी है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, और जिसकी प्रॉपर्टी उसको नॉलेज भी है कि वो प्रॉपर्टी में रह रहा है। जैसे दो भाई है, एक बड़ा भाई है जो उसका, और ये होता है, ये केस है, मतलब दिस इज जेन्युइन केस, एक बड़ा भाई है उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, छोटा भाई रह रहा है, बड़े भाई ने बिल्कुल छोड़ दिया है रहो, वो एक्चुअली रह रहा है उस पोजीशन में, इंटेंशन के साथ रह रहा है, अब उसको खाली नहीं करा रहा है, वो प्रॉपर्टी नहीं कराया उसने वर्षों तक खाली, तो क्या होगा, तो अब वो एडवर्स पोजीशन, समझ आई बात। मैम तो अगर ये दोनों की प्रॉपर्टी हो तब भी, मतलब माँ बाप का घर हो? नहीं नहीं, वो तो अलग बात ही हो गई, उसमें क्या, मैम माँ बाप का ओके ये मैम। जो कुछ ना हो। मैम मैम बोलो जो बोलो। मैम जो ये सेक्शन 25 में है कि आप एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट में कि आप 20 इयर्स तक रह सकते हैं उसमें, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे। राइट राइट राइट। ठीक है। तो अगर मैम यहाँ सेक्शन 25 में 20 साल दिया है, ठीक है, बट 27 में रहा है कि अगर ओनर को अपना क्लेम करना है विद इन लिमिटेशन, तो वो 12 साल तक दिया है। तो मैम ये 8 साल में, 12 साल के बाद वैसे भी ओनर क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा वो। और यहाँ पे लिखा है 20 साल में। 25 में प्रॉपर्टी की बात नहीं है, हु इज आस्किंग, आयुष? यस मैम। आयुष 25 में क्या है, सर्वेंट और डोमिनेंट हेरिटेज बताया था मैंने तुमको। तो आपका रास्ता है, पानी लेने का वे है, वाटर कोर्स है, वे है, इन सब चीज की बात हो रही है ना, ओके। समझ आई बात। ठीक ठीक यहाँ ठीक। पे प्रॉपर्टी होल्ड करने की बात आई है, तुम्हारा रास्ता है, तुम जा रहे हो 20 साल से उसी रास्ते पे, प्रेस्क्रिप्टिव राइट हो जाएगा फिर तुम्हारा वो, 20 साल तक किसने इंटरफेयर नहीं किया, पीसेबली कंटिन्यूअसली एंजॉय कर रहे हो, तो तुम्हारा एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा फिर उस पे, तो दैट इज डिफरेंट केस ना, और उस पे राइट होगा तुम्हारा, तुम ओनर नहीं हो जाओगे प्रॉपर्टी के, लेकिन 27 में तो तुम ओनर हो जाते हो प्रॉपर्टी के एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे। ओके। गॉट इट। गॉट इट। और तुम्हारा यस मैम। क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्टिव राइट पे नहीं आएगा, एडवर्स पोजीशन पे ही आएगा, और मैंने जो अभी नोट्स भेजा है उतना देख लो, शॉर्ट है, उसको उतना, और पॉइंट मैंने समझा भी दिया है, वो सब लिख देना और केस लिख देना। 25 इज टॉकिंग अबाउट सर्विएंट हेरिटेज, डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज, क्लास में भी बताया था आयुष। मेरा घर है और जाने का रास्ता, वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट एयर टू एनी बिल्डिंग, ठीक है, जहां पे एंजॉय कर रहा है पीसेबली, ठीक है। इजमेंट्री राइट की बात हो रही है, 27 में इजमेंट्री राइट की कोई बात थी क्या, इजमेंट था क्या वहां पे, नहीं था। 25-26 इजमेंट की बात करता है, 27 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, इसलिए 27 एडवर्स पोजेशन है, और यहाँ पे जो है वो तुम्हारा है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, समझ आया। यहाँ पे आप ईजमेंट को एक्वायर करते हो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, कि अब 20 साल से हम जा रहे हैं तो अब हम जाएंगे, ठीक है, हमारा राइट हो गया है, ओके। समझ आई बात। ओके मैम। ओके। ठीक ठीक है, चलो, आई थिंक क्लियर हो गया, और मैंने जो भेज दिया है ना तुमको 25, 26, 27 पे, वो पढ़ लेना, देख लेना। देखो क्या होता है, प्रोसीजर सबसे इजी होता है प्रोसीजर में करना, लिखना आंसर, और अच्छा भी होता है, मतलब अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं तुम्हारे, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। 25 में भी क्या है, बहुत इजी है, कि कोई एक्सेस है, यूज कर रहा है लाइट का, एयर का, किसी बिल्डिंग के लिए, कोई वे या वाटर कोर्स का यूज कर रहा है, राइट, एज एजमेंट्री राइट वो यूज कर रहा है, ठीक है, और पीसेबली एंजॉय कर रहा है एज एन ईजमेंट, बिना इंटरप्शन के 20 ईयर्स तक एंजॉय किया, गवर्नमेंट के केस में 30 ईयर्स तक एंजॉय किया, तो क्या होगा फिर उस केस में, क्या होगा, तो वो एक्वायर कर लेगा वो एजमेंट्री राइट, ठीक है ना, तो वो एक्वायर कर लेगा एजमेंट्री राइट, और इसी को कहते हैं एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। बस यही है 26 में, यही रिवर्सनर का राइट, और वो भी, उसमें भी 25 में एक और बात थी कि आपको केस फाइल करना है, तो आप केस कब फाइल करोगे, कब फाइल करना पड़ेगा, 2 इयर्स 20 इयर्स कंप्लीट होने से, मतलब जब आपने केस फाइल करना है तो वो 20 इयर्स कंप्लीट होने के 2 साल पहले तक, ठीक है, ये तब मिलेगा, लिखा है ना क्लॉज 2 में, ईच ऑफ सेट पीरियड ऑफ 20 इयर्स शैल बी टेकन टू बी पीरियड एंडिंग विद इन 2 इयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। आज अगर सूट फाइल कर रहे हो तो आज से 2 साल पहले तक में वो 20 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये तुम्हारा है।
इसी तरीके से 26 भी है। 25 26 पे तो इतना मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, एडवर्स पोजीशन पे ही आएगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा तो पता ही होना चाहिए। 26 रिवर्सनर का केस है कि वो उसका रिवर्सनर मतलब जो रियल ओनर है वो इजमेंटरी प्रॉपर्टी का, इजमेंट सर्विएंट हेरिटेज का, सर्विएंट टेनामेंट लिखा है ना, उसका जो ओनर होता है वो रिवर्सनर है। जिस बेचारी के प्रॉपर्टी से रास्ता निकल के गया है वो रिवर्सनर है। तो वो कब ले सकता है, वो दिया हुआ है तुम्हारा 26 में, वो किस कंडीशन में ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी वापस। तो रिवर्सनर के राइट को प्रोटेक्ट करने वाला सेक्शन 26। और मैम जो रिवर्सनर दूसरा तो वो हो गया ना जिसको इंटरेस्ट दिया गया है कोई उस प्रॉपर्टी में रहने का, यूज रिवर्सनर करने वो का। है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसको वापस कैसे मिलेगी प्रॉपर्टी और किस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज गिवन इन 26। जिसका सर्वेंट टेनामेंट पे राइट है, राइट नहीं मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब ओनर लेकर चलेंगे हम। हाँ राइट राइट। चलो हो गया, अब ये केस देख लेते हैं और फाइनली अब तुम लोग खुद से प्रिपेयर करो, सब मैंने बता दिया है और ये तुम्हें भेज भी दिया है। कोई और मटेरियल चाहिए मेरी तरफ से तो मैं सब भेज देती हूँ, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने पहले भी बोला केस को कीवर्ड से याद रखो, हो जाएगा, और केसेस मैंने पूरा कराया है यहाँ पे और मैम भेजा हुआ भी। शांता वाला तो रह ही गया। हाँ ठीक है, तो करते हैं शांता वाला। क्या है शांता वाला केस, क्या लिखा है, डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट जो बना वो रिस्पोंडेंट भी है, आगे अपील इसी के अगेंस्ट हुआ है। तो डिफेंडेंट हैड फाइल्ड अ सूट इन 1940 फॉर पोजेशन ऑफ द लैंड इन डिस्प्यूट, ठीक है, सूट फाइल करता है पोजेशन के लिए 1940 में। द सूट वॉज स्टेड फ्रॉम 1941 टू 1946, स्टे लगा दिया गया है सूट पे, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया सूट पे, ठीक है, हाई कोर्ट तक गया होगा मैटर, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया सूट पे, ठीक है। नाउ क्या री नंबर्ड हुआ ये तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। बोला कि जजमेंट एंड डिक्री ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ पंजाब हाई कोर्ट पास इन फेवर ऑफ द एपिलेंट, राजेंद्र सिंह के फेवर में जजमेंट पास हो गया 1958 में, 1958 में जजमेंट पास हो गया है। तो सूट फॉर पोजेशन फाइल किया गया 1940 में, उसका जजमेंट जो पास हुआ है 1958 में हो गया। बट इग्नोरिंग द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन को इग्नोर करके डिफेंडेंट ने क्या किया, जजमेंट तो पास हुआ था प्लेंटिफ के फेवर में, बट डिफेंडेंट ने क्या किया, टुक इलीगल एंड फोर्सिबल पोजेशन ऑफ द लैंड इन डिस्प्यूट, उसने इलीगल पोजेशन ले लिया प्रॉपर्टी में। At this, plaintiff filed a suit for possession against the defendant in 1959. 1959 में सूट फॉर पोजेशन फाइल किया प्लेंटिफ ने, ठीक है। डिफेंडेंट क्लेम्ड दैट दे टुक पोजेशन ओवर द होल ऑफ द लैंड इन डिस्प्यूट इन 1944। डिफेंडेंट कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो है इसका पोजेशन लिया था 1944 में, अभी थोड़ी लिया है मैंने, ये 1944 में लिया था, तब से आप 12 साल काउंट कीजिए, कितना हुआ 12 साल, 56 ना, 1956 तक 12 साल खत्म हो जाता है। और इसने फाइल कब किया है, पोजेशन के लिए कब फाइल किया, 1959 में किया, और उसने बोला कि मैंने तो ये लीगल पोजेशन 1944 में ही ले लिया था। एंड सिंस देन दे हैड बीन इन ओपन कंटिन्यूअस एंड एक्सक्लूसिव पोजेशन एज ओनर, बोला तब से तो हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव पोजेशन में है, ओपन कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव पोजेशन में है, ठीक है। तो हेंस अकॉर्डिंग टू देम द प्लेंटिव सूट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन, उसने बोला ये तो लिमिटेशन क्रॉस कर गया, मेरा तो एडवर्स पोजीशन हो गया। अब मुझे बताओ ये समझ आया क्या होता है, सूट फाइल किया गया, देखो हाई कोर्ट का डिसीजन जो आता है सूट से रिलेटेड वो 1959 में आता है, आई थिंक सो, यही था लिखा हुआ ना, 1958। हाँ 1958 में आया। और तब तक क्या है कि इलीगल पोजेशन ले लिया है उसने, 1944 में ही ले लिया है, और ये जो सूट फाइल कर रहा है वो 1959 में कर रहा है। प्लेंटिफ जो है सूट फॉर पोजेशन को फाइल कर रहा है 1959 में, जब इलीगल पोजेशन ले लिया गया है, समझ रहे हो, जब डिफेंडेंट ने इलीगल पोजेशन लिया हुआ है उसके बाद उसने सूट फाइल किया 1959 में, और डिफेंडेंट का कहना है कि मैंने तो इलीगल पोजेशन 1940। तुम्हें इतना याद रखना है इस केस में कि देयर वाज अ केस रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी 1940 में जो है वो केस फाइल किया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। डिफेंडेंट हैड फाइल्ड अ सूट इन 1944 पोजेशन ऑफ लैंड इन डिस्प्यूट, जो भी है ये याद रखो कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल हो गया था 1940 में,
और वो जो है डिक्री जो है पास किया गया रिस्पोंडेंट के फेवर में, और उसके बाद तब तक जो है इलीगल पोजीशन डिफेंडेंट ने ले लिया था उस प्रॉपर्टी का। तो प्लेंटिफ ने बोला कि ये तो इलीगल पोजीशन है, और उसने फिर पोजीशन के लिए उसने केस फाइल किया, फॉर टेकिंग पोजीशन, सूट फॉर पोजीशन के लिए केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। प्लेंटिफ डिफेंडेंट का प्ली था कि मैंने ये पोजीशन इलीगल पोजीशन 1944 में लिया था और केस आप फाइल कर रहे हो 1959 में, तो आपका केस जो है वो लिमिटेशन से बार्ड है, मेरा एडवर्स पोजीशन हो चुका है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, समझ आई बात? यही पॉइंट था कि एडवर्स पोजीशन मेरा हो चुका है, 12 इयर्स एक्सपायर हो गए। ठीक है, मैम जो मतलब कि 1958 में जो केस जिसका वो हुआ है, डिस्पोज ऑफ हुआ है, वो कोई और ही केस था, मतलब कि वो पोजेशन से रिलेटेड केस नहीं था, हाँ ये बस उसी लैंड पर था, बस इतनी सी बात देखो है कि उसी लिखा तो लैंड पर था। पोजीशन से रिलेटेड है। हाँ, देयर वाज सूट रिलेटेड टू लैंड, ऐसे लिखो तुम, लैंड इन डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उससे रिलेटेड एक सूट था। ठीक है, उसी केस की बात हो रही है। बाद में वो लैंड डिक्लेयर कर दिया गया कि प्लेंटिफ का लैंड है वो। ठीक है, ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। यही हुआ ना कि डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में पास कर दिया गया। बट क्या हुआ, डिफेंडेंट ने इलीगल पोजीशन ले लिया था उस प्रॉपर्टी का। तो ये बात है, तो तुम इतना लिखो ना, देयर वाज मैम वैसे देखा जाए तो जब उसको ओनर को पता ही नहीं है एंड इन कि दैट केस द क्या आवाज है, नहीं आ रही है तो इस तुम्हारी? वजह से उसने जो है उसे, हेलो हेलो, ओनर को पता है, ओनर को पता है भाई, ओनर को नहीं पता है ऐसी बात नहीं है। मैम समझ पता आई तो है बात? बट ओनर को सब डिस्प्यूटेड, पता है। मैम पता तो है बट डिस्प्यूटेड होने की वजह से उसने उसे कुछ बोला नहीं। तो देखा जाए तो ये चीज कंसिडर करी जानी चाहिए ना, क्योंकि जैसे स्टेटस को भी तो लगा देती है ना। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए तो बोलता है लिस्पेंडेंस में आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते और स्टेटस को मेंटेन करो, लेकिन ये नहीं है ना, कोई पोजीशन में है तो आपको लिमिटेशन भी तो चेक करना है ना, ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कोर्ट को ये भी तो बताना पड़ेगा कि इलीगल पोजीशन में है। ठीक है, समझ आया सबको? अगर ये केस लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना होगा, देयर वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, और उस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट जो है पोजीशन के लिए केस फाइल किया हुआ है। देखो डिफेंडेंट पोजीशन के लिए केस फाइल करता है नेहा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में है। डिफेंडेंट 1940 में केस फाइल करता है, किस चीज के लिए? पोजीशन के लिए। बट क्या होता है कि सूट जो है डिस्पोज ऑफ हो रहा है 1958 में, और तब तक डिफेंडेंट ने पोजीशन ले लिया है। समझ आई बात? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और डिफेंडेंट ने जो सूट फाइल किया है वो पोजीशन के लिए फाइल किया है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा पोजीशन होगा। कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया कि किसका पोजीशन होगा, बट डिफेंडेंट फिर भी इलीगली पोजीशन ले लेता है उस प्रॉपर्टी का। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अर्लियर सूट जो फाइल किया, ओरिजिनल सूट वाज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। बहुत ध्यान से सुनना, लिखना बहुत ही इजी है कि डिफेंडेंट एक सूट फाइल करता है कि एक प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। डिफेंडेंट कहता है दिस इज, डिफेंडेंट उसका पोजीशन चाहता है कोर्ट से। कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया, अभी पोजीशन नहीं दिया, बट डिफेंडेंट ने इलीगली उस पर पोजीशन ले लिया है, राइट? और डिसीजन जो हुआ है वो 1958 में हुआ है, और 1958 में भी डिसीजन प्लेंटिफ के फेवर में हो गया, डिफेंडेंट के फेवर में नहीं हुआ। तो 1959 में प्लेंटिफ केस फाइल करता है, अपना अलग केस फाइल करता है, ये तो डिफेंडेंट का केस था। प्लेंटिफ अपना केस फाइल करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका पोजीशन मुझे दिलाया जाए, क्योंकि डिफेंडेंट ने वो पोजीशन लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो डिफेंडेंट कहता है कि मैंने ये पोजीशन तो ले लिया था 1940 में ही, 1944 में ही, और 1944 से अभी तक मैं कंटिन्यूअसली और पीसेबली वहां पे रह रहा था, और किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं किया, तो एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। आप समझ आया? दिस इज द फैक्ट। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन यही हुआ कि डज द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस कंटेन इन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अरेस्ट द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन? क्या लीज पेंडेंस एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा? तो देखो डिसीजन में लिखा हुआ है लीज पेंडेंस के बारे में, क्या होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, सेक्शन 52 क्या कहता है टीपीए का, कि पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा
तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का डिसीजन अगर उसके फेवर में नहीं आया तो वो देना पड़ेगा प्रॉपर्टी, वो जिसको भी प्रॉपर्टी दिया गया उससे वापस लिया जाएगा। ठीक है, हेलो। यस मैम। तो ठीक है, यही सब डिस्कस किया गया है। व्हाट? वैसे मैम देखा जाए तो यहाँ पर मतलब कि जो केस चल रहा है वो पोजेशन को लेकर के चल रहा है सेम लैंड पे। देखा जाए तो डिस्प्यूट है ना, पीसेबली थोड़ी एंजॉय कर रहा है वो, लेकिन सेक्शन उसी 27 पोजेशन को लेकर के। नहीं कहता है, सेक्शन 27 ये भी तो नहीं कहता पीसेबली एंजॉय करना है। ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है। कंटिन्यूअसली एंजॉय करना है, पब्लिसिटी होनी चाहिए उस चीज की, एडवर्सली एंजॉय करना है। पीसेबली की तो बात ही नहीं है इसमें। पीसेबली तो 25 की बात है, 25 सेक्शन 25 में चाहे पीसेबली मैम एंजॉय। केस भी चल रहा हो, केस भी चल रहा हो 12 साल के लिए, तब भी मतलब एडवर्स पोजेशन मिल जाएगा। हाँ, अगर वो एंजॉय मतलब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया तो ठीक है। देखो ना, मैम ये जरूरी है कि उसको दूसरी पार्टी को इसकी जानकारी हो। हाँ जरूरी तो है। देयर मस्ट बी नोटिस और नॉलेज ऑफ पोजेशन होना चाहिए। अब उसको नहीं नॉलेज है यस मैम। शिवम, तो फिर तो एडवर्स पोजेशन कैसे हुआ? उसको नॉलेज ही नहीं है, तो नोटिस और नॉलेज तो होना चाहिए। ओके मैम, ये कौन सा मैम केस चल रहा जैसे था? इंटरप्शन तो मैंडेट हो वो ऑटोमेटिक हो गया ना, जब सूट ही चल रहा है तो वो एक इंटरप्शन ही है। तो उस हिसाब हाँ से तो मतलब ये केस फॉलो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि केस तो चल हाँ, रहा है इंटरप्शन पोजेशन तो के है, ऊपर। लेकिन कोर्ट ने यही तो बोला, डिसीजन देखो पढ़ो। बोलता है लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या है, ये सब बता दिया। उसके बोला द होल ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस का होल ऑब्जेक्ट क्या है, इज टू सब्जेक्ट पार्टीज टू द लिटिगेशन एज वेल एज अदर्स हु सीक टू एक्वायर राइट इन इमोरल प्रॉपर्टी विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन टू द पावर ऑफ मतलब वो मेंटेन स्टेटस को मेंटेन करना इज द होल ऑब्जेक्ट। ठीक है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कंटिन्यूड इलीगल पोजेशन राइपेंस इनटू अ लीगल इनफोर्सिएबल राइट। अगर कंटिन्यूड इलीगल पोजेशन है तो बाद में वो लीगल इनफोर्सिएबल राइट में बदल जाता है, अगर प्रेस्क्राइब पीरियड जो है वो खत्म हो जाए तो, इलैप्स हो जाए तो। ठीक है, बोलता है ना इट मेच्योर्स इनटू राइट ड्यू टू इनएक्शन। वो राइट बन जाएगा बिकॉज ऑफ योर इनएक्शन एंड नॉट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंजर्ड पार्टी। ठीक है। सो इंजर्ड पार्टी मस्ट अप्रोच द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के विद इन उसको जाना चाहिए। ठीक है। इफ नॉट, section 52 will be of no help as section 52 was not meant to serve indirectly as a provision or substitute for provision of limitation act to exclude time। समझ आई बात? सेक्शन 52 का कोई एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। वो करना था आपको और आपको करना चाहिए था। ठीक है, आपने नहीं किया तो एडवर्स पोजीशन से वो राइट ले सकता है। सो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डिफरेंट सब्जेक्ट। अब टाइम कैसे एक्सक्लूड करेगा, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो तो दिया हुआ है ना तुम्हारे लिमिटेशन एक्ट में कि कहाँ कहाँ टाइम एक्सक्लूड करेगा। सेक्शन 14 का जिक्र किया है। क्या है सेक्शन 14? क्या बात, क्या लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, क्या प्रोविजन है बताओ? कि बोनाफाइड, अगर रॉन्ग कोर्ट में आपने फाइल किया है सूट, गलती से कहीं और फाइल कर दिया तो वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा ना। ऐसे नहीं बोलोगे कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड होना चाहिए टाइम, नहीं, सेक्शन 52 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है। तो यही बोला, इट इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन विच वुड एंटाइटल द प्लेंटिफ टू एक्सक्लूड टाइम एंड दस ब्रिंग देयर सूट विद इन विच। ठीक है, ये सब ठीक ही है। कोर्ट फाइनली क्या बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन व्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट टू अप्लाई द बार ऑफ लिमिटेशन, है ना। कोर्ट की ड्यूटी है कि बार ऑफ लिमिटेशन कोर्ट अप्लाई करेगी। मैम ये ठीक है। सेक्शन 52 सीपीसी का है। टीपीए का लिस्ट पेंडेंस। टीपीए टीपीए ओके मैम। और ठीक है। यस मैम, सेक्शन 52 और 14 लिमिटेशन का दोनों अप्लाई नहीं होंगे, यही ना? चलो ठीक है। कोर्ट का क्लियर डिसीजन यही रहा कि आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन में क्लेम करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो अब नाउ, अब वो बार हो गया, लिमिटेशन क्रॉस हो चुका है, तो अब कोर्ट उसको नहीं एंटरटेन करेगी। ठीक है, एडवर्स पोजीशन उसका हो चुका है। ठीक है, चलो ठीक है ना, हो गया यस ना, मैम। अब और तो कुछ नहीं डिस्कस करना है।
तो एडवर्स पोजीशन पढ़ के जाओ। मैम ये इस पे भी रविंद्र वाला नहीं करना ना, रविंद्र वर्सेस मंजीत। अब क्या रह गया है? कौन सा रविंद्र रविंद्र? ग्रेवाल। सब तो हमने कर ही लिया था। मेरे पास नहीं है कोई और रविंद्र गरेवाल। किसमें है ये केस? मैम राजेंद्र और रविंद्र दोनों केस है ना इसके एडवर्स पोजीशन के। रविंद्र ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर। ओके, मुझे ना पुराना बेयर एक्ट इन लोगों ने मतलब पुराना केस मटेरियल दिया है टीचर्स को, मतलब जो पहले से इनकी बुक बनी हुई होती है ना, वो बुक दिया है। नहीं पता, वो मेरे पास नहीं है। तुम लोग देख लो, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम, यस कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है ना तुमको, डायरेक्टली थोड़ा फैक्ट देख लेना है, यस सुप्रीम मैम, कोर्ट का फाइनल 100%। डिसीजन देख लेना। इसमें कुछ टिपिकल है ही नहीं। दो इसमें लिख दो, एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड अभी जो जो बातें पढ़ी हो वो लिख दो कि बोला पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आपको करना है, नहीं कर रहे हो आप फाइल तो कोर्ट इज बार्ड, यू नो दैट सूट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कोर्ट को बार करना ही पड़ेगा उसको, है ना? बार ऑफ लिमिटेशन लग गया उसके ऊपर। इसमें 52 इज हैज नो एप्लीकेशन, ठीक है? बाकियों का कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको आंसर करो। जो मेन पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ है, बाद में रूलिंग बन जाती है ये। तो सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग बन गई कि सेक्शन 52 से कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटेशन में, उससे कोई मतलब नहीं है लिमिटेशन का। लिमिटेशन अब ये नहीं बोल सकते हो कि कैसे कर दिया उसने, एडवर्स कैसे पोजेशन ले सकता है उसने, तो डिस्टर्ब कर दिया स्टेटस को पोजेशन था नहीं उसका, और जब कोर्ट में पेंडिंग है केस तब उसने पोजेशन ले लिया, तो ये तो बिल्कुल ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो नहीं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया या नहीं हो गया बाद का इशू है। पहले ये है कि अगर उसने ले लिया पोजेशन तो तुम्हारे पास पहले उसको तुम करो ना क्लेम, डिस्पोजेस करने के लिए एप्लीकेशन तो लगाओगे एटलीस्ट। उसी सूट में जो सूट चल रहा है उसी में एप्लीकेशन लगा दो कि he has taken possession, so he should be dispossessed from the property, right? कुछ तो करो। तो कुछ किया ही नहीं और बाद में फिर एडवर्स पोजेशन हो गया। तो क्लियर है? तो ये सब जो मेन बातें हैं वो लिख देना है बस, सुप्रीम कोर्ट का मेन ओपिनियन क्या रहा है इस केस में, ये लिख देना है। चलो ठीक है फिर, तो बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जाम दो अच्छे से। मैंने सारे केसेस पहले ही कराए, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सलाह है कि आप सिंगल में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा ही शॉर्ट में, कहीं से और नहीं देखना है, सिंगल इज इनफ। उसमें देख लो, शॉर्ट में दिया हुआ है और मैंने ग्रुप में डाला है वो सब मटेरियल अंडरलाइन करके। तो उतना उतना अंडरलाइन वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना है, हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, उतना उतना जरूर पढ़ लेना, तो वो माइंड में रहेगा। और कीवर्ड याद रखो, केस याद हो जाएगा उससे। और ऑलरेडी मैंने वो बता ही दिया टॉपिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो तो जरूर तैयार के अच्छे से फुल फ्लेज तैयार करके जाओ। बाकी को ऊपर बेयर एक्ट से देख लो कि अगर आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक करेंगे। और आंसर तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कोई आंसर आप ज्यादा कम ही पेज का लिख पा रहे हो, लेकिन हर आंसर को लिखो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला ये होता है कि वो हर आंसर पे कुछ ना कुछ नंबर देगा ना तुमको। अब एक आंसर ही पूरा का पूरा छोड़ दिया, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है तुम्हारा? 20 मार्क्स कितने का नंबर का? हाँ 20 हाँ 20 नंबर का। तो अब तुम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, तो 20 नंबर तो एकदम छोड़ दिया तुमने। तो ऐसा नहीं, पहले डिवाइड कर लो कि पहले क्वेश्चन पेपर देखा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसी में देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है, पहले ही माइंड फिक्स कर लो ये क्वेश्चन मुझे करना है। उसके बाद वो क्या करना है आपको उस क्वेश्चन का। मैं मेंस का आंसर ऐसे ही लिखती थी, मैं पहले ही पेज डिवाइड कर देती थी कि मुझे इतने पेजेस में ये क्वेश्चन करना है, इतने पेजेस में ये क्वेश्चन करना है, इतने पेजेस में ये क्वेश्चन करना है। टाइम जितना है तुम्हारे पास, 3 घंटे, स्लॉट डिवाइड कर दो, हाफ एन आवर एक एक क्वेश्चन को दोगे तो कितने हो गए तुम्हारे 5, फिर भी हाफ एन आवर शायद बच ही जाएगा, राइट? बच जाएगा ना, हाफ एन आवर तो बच ही जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा रखो कि, और कई बार में ये होता है कि पॉइंट नहीं याद आ रहा है, तो ठीक है ना, उसको थोड़ा ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप पेज तो पहले डिवाइड कर लो कि इतना मुझे इतने पेज लिखने हैं इस पे, इतने पेज इस पे लिखने हैं, तो उसको थोड़ा सा छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन करो, पेज छोड़ दो 1-2 पेज, फिर दूसरा क्वेश्चन करो। वो जब करोगे ना तो तुम्हें पुराने वाले क्वेश्चन का पॉइंट याद आ जाता है। ऐसे कई बार होता है कि एकदम से नहीं आता, बाद में याद आ जाता है, फिर उसको जाके उसको कंप्लीट कर दो। सो दिस इज द वे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करो, अच्छा परफॉर्म करो, और बहुत अच्छे बहुत नंबर बहुत आ धन्यवाद सकते हैं। मैम, मैनी मतलब थैंक्स मैम।
ठीक है गोपाल जी। और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सीपीसी में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिविल मतलब मुझे लगता है सिविल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, नॉर्मल चेकिंग होती है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने टीपीए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल चेकिंग होगी, नॉर्मल क्वेश्चंस ही आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप बस अच्छे से लिखो। देखो हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हम इतना ही देखते हैं कि इसने कॉन्सेप्ट लिखा है या नहीं लिखा है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट ही लिखो कि ये जो भी मटेरियल है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। उसमें रेस जुडिकेटा का पॉइंट है तो लिखा थोड़ा सा रेस जुडिकेटा को, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एसेंशियल्स, ऐसे करके आप एसेंशियल्स को एक्सप्लेन किया, ऐसे नंबर मिलेंगे। फिर केसेस, ऐसे करके तुम लिखो, अपना अंडरलाइन करो। आई एम नॉट सेइंग कि हाइलाइटर यूज करो, बट फिर भी थोड़ा सा एकदम थोड़ा लिखोगे ना एकदम उसको क्या कहते हैं, सीरियल वाइज लिखोगे, हेडिंग्स डाल के लिखोगे तो अच्छा लगता है चेक करने वाले को भी। तो इट्स नॉट अबाउट कि खूब भर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या भरा जा रहा है, क्या भरे जा रहा है, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है इतना भरा हुआ। तो इट्स लाइक आप ऐसा लिखो कि सामने वाले को चेक करने में भी अच्छा फील हो, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे नंबर आएंगे सीपीसी में, मुझे इतना यकीन है। तुम लोग भी खुद पे यकीन करो और करो आंसर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सबको समझा हुआ है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू मैम।